नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राकेश स्टडी विजन में। तो हमारी इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के क्रांतिकारी। कुछ क्रांतिकारी अपने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे और कुछ क्रांतिकारी आज पढ़ेंगे और जो बचेंगे वो अपने कल पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे क्रांतिकारी है कुंवर प्रताप सिंह बारठ। कौन है? कुंवर प्रताप सिंह बारठ। 1893 से लेकर 1918 तक इनका जीवन काल है। 1893 ईस्वी में शाहपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी। इनके पिता केसरी सिंह बारठ एवं चाचा जोरावर सिंह बारठ प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद से प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्र करने में जुट गए। वे रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए। रास बिहारी बोस का प्रताप सिंह पर बहुत विश्वास था। प्रताप सिंह बारठ को बनारस कांड के संदर्भ में ये ध्यान रखना, इनको किस हत्याकांड के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था? बनारस हत्याकांड। प्रताप सिंह बारठ को बनारस हत्याकांड या बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया और 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग लगाकर उन्हें 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हुई। बरेली के केंद्रीय कारागार में ये प्रश्न बढ़ सकता है कि उनको कहाँ पे कैद करके रखा गया? तो बरेली के केंद्रीय कारागार में उन्हें अहम मानवीय यातनाएं दी गई ताकि अपने सहयोगियों का नाम उनसे पता किया जा सके, किंतु उन्होंने किसी का नाम नहीं दिया। नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक सर चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप को घोर यातनाएं दी, मगर यह सब भी प्रताप को नहीं तोड़ पाई। बरेली जेल में ही क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत होती है, मतलब इनको इमोशनल किया गया। तब प्रताप ने जवाब दिया, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। मेरी माँ को रोने दो जिससे अन्य कोई न रोए। मनुष्य की यातनाओं के कारण 1918 में मात्र 22 साल की उम्र में प्रताप सिंह शहीद हो गए। हार कर क्लीवलैंड ने को यह कहना पड़ा कि मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। तो ये देखो, मात्र 22 साल की उम्र में ये इनको फांसी दे दी गई, मात्र 22 साल की उम्र में। ठीक है, अब इसमें से क्या प्रश्न बन सकते हैं वो अपने देखते हैं। क्या प्रश्न बन सकते हैं? देखो, पहला प्रश्न तो यही पूछा जा सकता है कि कुंवर प्रताप सिंह बारठ का संबंध कौन सी रियासत से था? तो कौन सी रियासत से? शाहपुरा रियासत से इनका संबंध था। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या पूछ सकते हैं कि कुंवर प्रताप सिंह बारठ को कौन सी हत्याकांड या कौन सी कांड या किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया? तो अपने पढ़ सकते हैं बनारस कांड के कारण इनको गिरफ्तार किया गया। बनारस कांड के कारण गिरफ्तार करके इनको कहाँ पे रखा गया? इनको कहाँ पर, कौन सी जेल के अंदर रखा गया? तो बरेली के केंद्रीय कारागार में। बरेली के केंद्रीय कारागार में। और कब इनको? 1917 में इनको गिरफ्तार करके बरेली के केंद्रीय कारागार में रखा गया था। और मात्र 22 साल की उम्र में शहीद होने वाली राजस्थान के एकमात्र क्रांतिकारी थे, मात्र 22 साल की उम्र में। तो अपने नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या पूछ सकते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई थी या इनको फांसी की सजा कब हुई थी? 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में इनको ये फांसी की सजा हो गई थी, 1918 में। नेक्स्ट, बाल मुकुंद बिस्सा जोधपुर में थे 1908 से लेकर और 1942 तक। इन्होंने नागौर में चरखा संघ, ये ध्यान रखना, नागौर में, कहाँ पे? नागौर में चरखा संघ खद्र भंडार की स्थापना की। इनका प्रचार प्रसार किया। राजस्थान के जतीन दास, इनको राजस्थान के जतीन दास कहा जाता है। राजस्थान के जतीन दास बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 में डीडवाना तहसील के पीलवा गांव में हुआ। एक बार ये प्रश्न पूछा गया है
कि राजस्थान के कौन से क्रांतिकारी का संबंध या कौन से क्रांतिकारी का जन्म है, वो डीडवाना तहसील के पीलवा गाँव में हुआ है। ठीक है, गांव में एक साधारण परिवार में 1942 में जयेंद्र व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान बिरसा को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध बिरसा ने खूब लंबी लड़ाई लड़ी और भूख हड़ताल की। जेल में बंदियों के दमन और हड़ताल में बिरसा बहुत कमजोर हो गए और उन पर लू का प्रकोप भी हो गया। 19 जून को उन्हें वार्ड से जेल अस्पताल भिजवाया गया, जहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनकी उसी दिन निधन हो गया। बिरसा के निधन का समाचार समूचे नगर में बिजली की तरह फैल गया और देखते ही देखते अस्पताल के सामने लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उस जमाने में लगभग 1 लाख लोगों ने मीलों पैदल चलकर उनकी अंत्येष्टि में भाग लिया। तो अब इनमें से क्या प्रश्न बन सकता है, ये देखो, इनमें से क्या प्रश्न बन सकता है, ये देख देखो। बाल मुकुंद बिरसा इसका संबंध कौन सी रियासत से है? जोधपुर रियासत से है। अब नागौर के अंदर इन्होंने चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना की थी। नागौर के अंदर, ध्यान रखना कहाँ पे, नागौर के अंदर चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना की थी। और इसी के साथ और हाँ, इनको राजस्थान के जतीन दास भी कहा जाता है। राजस्थान के जतीन दास नाम से कौन से क्रांतिकारी मशहूर थे? तो आप क्या बताओगे? बाल मुकुंद बिरसा वो राजस्थान के जतीन दास के नाम से मशहूर थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सागरमल गोपा। जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोपा जीवन पर्यंत अपनी जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे। इन्होंने अत्याचारी निरंकुश राजशाही का कड़ा विरोध कर जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ साथ शिक्षा प्रसार पर विशेष जोर दिया। गोपा ने राजनीति के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तकें छपवा कर वितरित की, जिनमें जैसलमेर राजशाही के काले कारनामों की लंबी सूची और कटु आलोचना की। इसके लिए इनको राज के कोप का भाजन भी बनना पड़ा, मतलब कि इनको अपनी जान भी देनी पड़ी थी इस कारण, जो ये पुस्तकें लिखी थी इनके कारण। नेक्स्ट देखते हैं। इन्हें राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 को जेल में डालकर इन पर अमानवीय अत्याचार किए। अब जेल में अप्रैल 1946 में इन पर तेल छिड़ककर आग लगाकर इन्हें अत्याचारी सत्ता ने जीवित जला दिया। जेल के अंदर केरोसिन डाल के इनको जिंदा जला दिया। इतनी अत्याचारी थी उस टाइम की सरकार है, उस टाइम की राजा है वो। तो अपने देखते हैं इसमें से क्या प्रश्न बन सकता है सागरमल गोपा से। ये देखो, सागरमल गोपा से प्रश्न क्या बन सकता है? एक तो प्रश्न बन सकता है कि सागरमल गोपा का संबंध कौन सी रियासत से था? तो कौन सी रियासत से था? जैसलमेर रियासत से इनका संबंध था। जैसलमेर रियासत से इनका संबंध था। अब इन्होंने 3 किताबें लिखी थी। कौन कौन सी? आज़ादी के दीवाने, एक बुक तो इनकी ये है। दूसरी क्या है? दूसरी इनकी बुक है, एक तो आज़ादी के दीवाने ये बुक है, दूसरी रघुनाथ सिंह का मुकदमा ये बुक है, और तीसरी जैसलमेर का गुंडा राज ये बुक है। और फिर इनको केरोसिन डाल के इनकी हत्या कब की गई, ये प्रश्न पीछे पूछा गया भी है। केरोसिन डाल के इनकी हत्या कब की गई? अप्रैल 1946 में। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं नाना भाई
खाट, नाना भाई खाट। डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापनार्थ एवं रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 ईस्वी में आंदोलन चलाया, जिसे माणिक्य लाल वर्मा का निर्देशन प्राप्त था। राष्ट्रपाल के नाना भाई खाट ने प्रतिज्ञा की, जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव राष्ट्रपाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। इस निर्णय की जानकारी जब जागीरदार ने रियासत को दी तो पुलिस सुप्रिटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद करने 18 जून 1947 को दल बल सहित ग्राम राष्ट्रपाल पहुंच गए। नाना भाई खाट ने उत्तर दिया, प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा सकती है। मजिस्ट्रेट ने कहा, मैं महारावल का आदेश लेकर आया हूँ। नाना भाई ने महारावल का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तब डंडों और बंदूकों के कुंदों, मतलब बंदूकों के उल्टी साइड कुंदों से पाठशाला के आंगन में नाना भाई खाट की निर्मम पिटाई की गई। बंदूकों के प्रहारों और आघातों से वे इतने घायल हो गए कि वे चिर निद्रा में सो गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ से एक ही प्रश्न आ सकता है, क्या प्रश्न आ सकता है? नाना भाई खाट का संबंध कौन से जिले से है? डूंगरपुर जिले से नाना भाई खाट का संबंध कौन से जिले से है? डूंगरपुर जिले से है। डूंगरपुर जिले से नाना भाई खाट का संबंध है, वो डूंगरपुर जिले से। और इनकी हत्या कब की गई, इनकी मृत्यु कब हुई? तो 18 जून 1947 को, मतलब 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हो गया था। एक साइड तो अपने देश आज़ाद होने की खुशी मनाने वाला था अगस्त में, और उसे 2 या 3 महीने पहले इतना बड़ा हत्याकांड हो गया। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्रांतिकारी कौन है? देखो एक सेकंड। नेक्स्ट क्रांतिकारी सरदार हरलाल सिंह। कहाँ से? सरदार हरलाल सिंह कहाँ से है? झुंझुनू से। सरदार हरलाल सिंह ये पढ़ते हैं अपने। सरदार हरलाल सिंह का जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में 1901 ईस्वी में हुआ। सरदार हरलाल सिंह अशिक्षित थे। हरलाल सिंह ने रियासती एवं जागीरदारी जुल्मों का डटकर विरोध किया। किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना कर उसे राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। इसी केंद्र से इन्होंने किसान आंदोलन का संचालन किया। कुशल नेतृत्व के कारण उनके शौकीन इन्होंने सरदार की उपाधि दी। ये अशिक्षित है, ये देखो कितनी बड़ी बात है। सरदार हरलाल सिंह है ना, यहाँ ये अशिक्षित थे। अशिक्षित होने के बावजूद भी इन्होंने विद्यार्थी भवन झुंझुनू मतलब एक भवन का निर्माण किया था, और वहाँ से फिर किसान आंदोलन चलाया था। ये प्रश्न और इनसे एक प्रश्न आया हुआ है, सरदार हरलाल सिंह जी क्या प्रश्न आया? सीधा ही प्रश्न आया है कि हनुमानपुरा गांव का संबंध कौन से क्रांतिकारी से? हनुमानपुरा, झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा। ये शायद रीट के अंदर आया है, मेरे कन्फर्म याद नहीं है, लेकिन शायद रीट के अंदर आया है कि झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव का संबंध निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी से है? तो आप बता सकते हैं कौन सी क्रांतिकारी से है? सरदार हरलाल सिंह से। नेक्स्ट प्रश्न, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 नीम का थाने में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल सेठी की वर्धमान पाठशाला में तथा उसके उपरांत सांबा तथा कानपुर में। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में कार्य किया और 1930 ईस्वी में स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए। 1930 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार जेल के दुर्गा प्रसाद चौधरी ने एक पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। इन्होंने अजमेर और जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किया। अब इनसे क्या प्रश्न आ सकता है? ये देखो, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी से क्या प्रश्न आ सकता है? एक तो प्रश्न आपको पता ही है, बार बार बता रहा हूँ। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का संबंध नीम का थाना से। किससे है? नीम का थाना से। नीम का थाना से कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का संबंध है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न क्या बन सकता है? नेक्स्ट प्रश्न ये बनेगा, देखो, जो मैंने पहले ही इसको
राउंड कर रखा है, यही प्रश्न बन सकता है। दैनिक नवज्योति पत्रिका का संपादन किसने किया था? दुर्गा प्रसाद चौधरी ने। नेक्स्ट देखते हैं जानकी देवी बजाज, ये सिक्कर से जानकी देवी बजाज। इनका जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारीलाल जाजोदिया के यहाँ 1893 ईस्वी मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में हुआ। 1902 में जमन्ना लाल बजाज के साथ जानकी देवी का विवाह हुआ और इन्हें ससुराल वर्धा में रहना पड़ा। सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ परंपराओं को तिलांजलि दी, तभी खुलकर सत्याग्रह में भाग लिया। इसकी बजाज जी के देहांत के बाद इनकी गौ सेवा संघ की अध्यक्ष बनाया गया। ये जयपुर प्रजा मंडल के 1944 अधिवेशन में अध्यक्ष भी चुनी गई थी। ये देखो, अभी से ये प्रश्न बनेगा, एक ही प्रश्न। क्या प्रश्न बनेगा कि 1944 में जयपुर प्रजा मंडल की अध्यक्ष एकमात्र महिला कौन चुनी गई थी? जानकी देवी बजाज, जयपुर प्रजा मंडल की अध्यक्ष। जयपुर प्रजा मंडल की अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष। जयपुर प्रजा मंडल की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन थी? जयपुर प्रजा मंडल की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन थी? जानकी देवी बजाज थी। इनका संबंध किस जिले से है? सीकर जिले से। और इनकी शादी किससे हुई थी? इनकी शादी हुई थी जमुना लाल बजाज से। ठीक है, देखते हैं एक बार कितना रहा है, उसके बाद में अपने करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। चलो थोड़ा जल्दी करते हैं, हमारे इसको आज ही पूरा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अंजना देवी चौधरी। इनका जन्म 1897 ईस्वी में सीकर जिले के श्री माधोपुर में एक मध्य वर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ। इनका विवाह 1911 ईस्वी में रामनारायण चौधरी के साथ हुआ। अपने पति के इच्छा अनुसार 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सेवा करने का संकल्प किया। 1921 से 24 में मेवाड़ बूंदी राज्यों की स्त्रियों में राष्ट्रीयता समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया। उनके साथ सत्याग्रह का कार्य किया, चाहे दलितोत्थान का कार्य हो अथवा अन्य रचनात्मक कार्य। इन्होंने अपने पति का भरपूर साथ दिया। वे समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली एकमात्र महिला थी। ये प्रश्न भी रीट के अंदर आया हुआ है। कौन सा प्रश्न है रीट के अंदर? ये देखो, अंजना देवी चौधरी से कि समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली एकमात्र महिला कौन थी? जानकी देवी अंजनी देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी रियासतों में एकमात्र महिला जो गिरफ्तार हुई थी वो कौन थी? अंजना देवी चौधरी। और इनका विवाह किससे हुआ था? रामनारायण चौधरी से हुआ था। और इनका संबंध किस जिले से है? सीकर जिले से है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, रतन शास्त्री। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1912 को खाचरोद, जो कि मध्य प्रदेश में रघुनाथ जी व्यास के यहाँ हुआ। इनका विवाह हीरालाल शास्त्री, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, हीरालाल शास्त्री से हुआ। सन 1929 में ग्राम सेवा, ग्राम उत्थान एवं जन सेवा के उद्देश्य से वंशस्थली में इन्होंने हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में पूरा सहयोग प्रदान किया। रतन शास्त्री ने 1939 ईस्वी में जयपुर प्रजा मंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सेवा की। तो अभी इससे क्या प्रश्न आ सकता है? ये देखो, इससे एक ही प्रश्न आ सकता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का साथ देने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला कौन थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजस्थान से एकमात्र महिला जिन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया तो वो कौन थी? रत्ना शास्त्री। इनका संबंध किससे है? जयपुर जिले से। इनकी शादी कैसे हुई थी? पूर्व मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने। रमा देवी जयपुर से हुई। इनका जन्म जयपुर में वैद्य गंगा साई के घर में हुआ। इनका विवाह 7 वर्ष की उम्र में ही हो गया। 11 वर्ष की छोटी आयु में ये विधवा हो गई। बाद में गांधी विचारधारा रखने वाले नेता लातूराम जोशी के साथ इनका पुनर्विवाह हुआ। विवाह के बाद इन्होंने खादी पहनना प्रारंभ कर दिया तथा नौकरी छोड़ पत्नी रमा देवी
पति के साथ राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय पंडित लादराम जोशी की पत्नी रमा देवी 1931 में बिजोलिया के ही जहाँ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें वहां से निकल जाने को कहा, किंतु उनका जवाब था जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहाँ आती रहेगी। इन्हें वहाँ के कोतवाल ने अपमानित किया, पिटाई की, किंतु वे दृढ़ रही। 1930 व 1932 में सत्याग्रह एवं स्वीन के आंदोलन में उन्हें भाग लिया और जेल भी गई थी। इसमें से 1% 100% आएगा किसी भी एग्जाम में आओ, ये आप लिखवा लो मेरे से, ठीक है। अब क्या प्रश्न आएगा ये देख लो। एक प्रश्न आएगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन में, क्या बिजोलिया किसान आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली एकमात्र महिला कौन थी? तो आप क्या बताओगे? रमा देवी। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय गिरफ्तार होने वाली एकमात्र महिला कौन थी? रमा देवी थी। और इनके अलावा ये कथन भी आ सकता है कि जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहाँ आती रहेगी। ये कथन किस महिला क्रांतिकारी का है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो किसका है? रमा देवी का है। और इनके अलावा सत्याग्रह और स्वीन अवज्ञा आंदोलन में राजस्थान से भाग लेने वाली महिला कौन थी? रमा देवी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और ये लास्ट ही आज का। डूंगरपुर जिले के गांव रास्तापाल की निवासी भील कन्या कालीबाई रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी। जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं की गई तो पुलिस सुप्रिंटेंडेंट एवं मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद करने पहुंचे। जब पुलिस ने पाठशाला बंद कर इनकी चाबी उनके सुपुर्द करने का आदेश दिया तो प्रजामंडल के कार्यकर्ता नानाभाई खाट ने मना कर दिया। इस पर सिपाही ने नानाभाई खाट की पिटाई कर अध्यापक सेंगाभाई को ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू कर दिया। 13 वर्षीय भील कालीबाई जो अपने खेत में घास काट कर लौट रही थी, जब उसने अपने गुरु सेंगाभाई को ट्रक के पीछे घसीटते हुए देखा तो भीड़ को चीरती हुई ट्रक के पीछे दौड़ी और चिल्लाने लगी, मेरे गुरुजी को कहाँ लेके जा रहे हो? तब ट्रक को रुकते देखकर उसने सिपाहियों को चेतावनी की परवाह किए बिना द्रांति से सेंगाभाई की कमर से बंधी रस्सी काट दी, मगर तभी पुलिस की गोलियों ने कालीबाई को छलनी कर दिया। और 18 जून 1947, ये तारीख याद रखना 18 जून 1947 अंत में अपने गुरु को बचाने के प्रयास में कालीबाई 20 जून 1947 को दम तोड़ दिया। रास्तेपाल में इसकी स्मृति में एक स्मारक भी बना हुआ है। 20 जून 1947 को इनकी मृत्यु हो गई थी। लास्ट क्वेश्चन। किशोरी देवी। सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने अपने पति के साथ मिलकर शेखावटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। सिहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतियों का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सिक्कर जिले के कटरा नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में विशाल महिला सम्मेलन 1934 में आयोजित हुआ, जिसमें लगभग क्षेत्र की 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। इसमें से एक प्रश्न आ सकता है। क्या प्रश्न आ सकता है कि जो सिक्कर जिले कटरा थल नामक पर जो महिला सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? किशोरी देवी ने। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो। और अगर आपको कोई इंक्वायरी हो ना, कोई भी कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और क्या सुधार करना है ये आप मेरे को बता सकते हो। मुझे पता है कि आवाज़ को लेके आपका इशू होगा कि आवाज़ या फिर पढ़ाने का तरीका कि सर आप सीधा किताब की तरह पढ़ा रही हो। तो आप ना पीछे वाले वीडियो में देखना जो फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम हुए A, B और C ग्रुप में जो एग्ज़ाम हुए ना, इनमें सीधे प्रश्न आए अपने जो पहला लेसन अपने पढ़ा था ना उसमें सीधे प्रश्न आए हैं। आप देखना 1857 की क्रांति अपना पहला लेसन है, उसमें से 2 या 3 प्रश्न सीधे के सीधे आए हैं। और जिसने सबूत टू सबूत पढ़ा है ना उसी का सही हुआ है। और इसका ना एक फ़ायदा और अपनी क्लास का फ़ायदा क्या है? और ये फ़ायदा कि इसको आप ना जो स्टूडेंट रूम में रहते हैं, कहीं पर भी रूम में रहते हैं, वो इसको रेडियो की तरह सुन सकते हैं। मेरी क्लास को है ना वो रेडियो की तरह सुन सकते हैं। कानों में ईयरफोन लगा के खाना बनाते समय
या बाद में वॉक करते समय आप इसको सुन सकते हो। ठीक है, तो एक बार पुनः आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। अभी नया ही चैनल बनाया है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। जय हिंद।